Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of Basic Econometrics for BA Program Economics, the University Semester 4. Okay. Now, the first question has three parts, part A, part B, part C. First part. Consider the following regression equation. G cap I is 3.2 plus 0.7 Ti, R square is 0.632. Gi is the grade of students in econometrics course and Ti represents total number of hours spent studying econometrics. It says interpret the regression coefficients and the value of the coefficient of determination. Okay. आगे भी कह रहे हैं, पहले इतनी बात करते हैं. इंटरप्रेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इन दोनों को इंटरप्रेट करते हैं. क्या लिखेंगे आप? लिखिएगा प्लीज. 3.2 इज द इंटरसेप्ट टर्म. 3.2 इज द इंटरसेप्ट टर्म. इट रिप्रेजेंट्स एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनोमेट्रिक्स कोर्स व्हेन the total number of hours spent studying econometrics is 0. 3.2 आएंगे ग्रेड उस बच्चे के जो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा, जो एक सेकंड भी नहीं पढ़ेगा, 0 आवर्स पढ़ेगा, उसका ग्रेड कितना आएगा? 3.2. इसका मतलब ये है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 3.2 इज द इंटरसेप्ट टर्म. इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज वैल्यू ऑफ ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनोमेट्रिक्स कोर्स व्हेन टोटल नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट स्टडीइंग इकोनोमेट्रिक्स इज 0. अब ऐसा क्यों होगा? बिना पढ़े नंबर किसके आते हैं भाई? मतलब यह है कि उसको कोई प्रायर नॉलेज होगी, पेपर इजी होगा, लक हो गया, बाय लक उसका पेपर अच्छा हो गया, कोई रीज़न हो सकता है, पढ़ा तो है नहीं. ठीक है. देन नेक्स्ट इज 0.07. नेक्स्ट लाइन 0.07. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा 0.07 इज द स्लोप टर्म. इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द एवरेज ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स इन इकोनोमेट्रिक्स कोर्स ड्यू टू a unit change in total number of hours spent studying econometrics. एक और तरह से कह सकते हैं, if a student increases the total number of hours spent studying econometrics by 1 hour, then on an average grade of student in econometrics course will increase by 0.07. अगर आप 1 घंटा ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपका स्कोर कितना बढ़ जाएगा? 0.07 यूनिट्स बढ़ जाएगा. अब वो 0.07 मार्क्स हैं या जो भी यूनिट है उसकी उतना बढ़ जाएगा. ये ध्यान रखिएगा. ठीक है. फिर वो बोला है इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, आर स्क्वायर को. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.632 इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. इसका मतलब क्या है कि जो मार्क्स आ रहे हैं, जो ग्रेड्स आ रहे हैं, वो 63.2% एक्सप्लेन हो रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आवर्स से, और बाकी जो है वो अदर फैक्टर से कारण हो रहे हैं. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.632 इज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन. इट इंप्लाइज दैट 63% या 63.2% of the grade of students in econometrics course are due to total number of hours spent studying econometrics, and remaining 36.8% are due to unexplained reasons या other factors not covered in this model. Other factors क्या हो सकते हैं? Teaching quality, level of examination, luck of the student, cheating. बिना पढ़े नंबर कैसे आते हैं बच्चों के? साथ वाला जो है साथी, वो कौन सा गाना था? साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना. खैर ये मत लिखिएगा, जो मैंने बाकी बताएं, टीचिंग क्वालिटी है, पेपर इजी आ गया, लक अच्छा था, वो अदर रीजंस हो सकते हैं. ठीक है. आगे क्या बोल रहे हैं? What is the grade of student who has spent 55 hours studying econometrics? So for TI is equal to 55, G cap I क्या होगा? वो होगा 3.2 plus 0.07 into 55. कितना आ रहा है जी? कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं इसके लिए हम लोग. 55 into 0.07 plus 3.2, 7.05. So if a student spent
55 hours studying econometrics, then on an average, grade of such student in econometrics course would be 7.05. अगर 55 आवर्स की स्टडी की है सॉरी तो ग्रेड होंगे 7.05. डन, ए पार्ट हो गया, इजी है. ऐसे मतलब मेरे को लगता है शायद 100 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने अपने लेक्चर्स में करवा रखे, कम से कम 100 तो करवा ही रखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस. ठीक है, मतलब इससे आसान तो क्या ही हो सकता था. नेक्स्ट, ब्रीफली एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एक्सप्लेन्ड एंड रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स इन 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल गिवन बाय. हमें एक्सप्लेन करना है, डिराइव नहीं करना, ये बात ध्यान रखिएगा. डेरिवेशन नहीं बोली, एक्सप्लेन करने को बोला. तो तीनों को समझा देते हैं. पहले हम बताते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है. टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स, इसको TSS बोलते हैं. TSS represents the total variation in the value of dependent variable around its mean या about its mean. तो TSS होता क्या है, समेशन yi माइनस y बार का होल स्क्वायर. इसको स्मॉल yi भी बोलते हैं कई जगह पे, समेशन स्मॉल yi स्क्वायर भी कह सकते हैं. ठीक है. और so TSS represents the total variation in the dependent variable, total variation about या around its mean. तो y bar के around जो variation हो रहा है वो total variation. Total sum of squares या total variation has two components. It has two components. First, explained sum of squares. Explained sum of squares. ESS. Explained sum of squares or explained variation represents the change in the value of dependent variable. Represents the change in the value of dependent variable due to the independent variable in the model. जो हमने independent variable लिया उसके अकॉर्डिंग. यानी जो भी क्वेश्चन था हमारे पास ऊपर वाला ये पार्ट में, जहाँ पे ग्रेड पे कितना चेंज आएगा टाइम के कारण, ग्रेड में जो टाइम के कारण चेंज आता है वो एक्सप्लेन्ड वेरिएशन. ESS इज समेशन y कैप i माइनस y बार स्क्वायर. ठीक है. और दूसरा कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट इज रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, इसको बोलते हैं RSS. RSS is the unexplained variation in the dependent variable. It is due to factors not included in the model. जो हमने factors model में नहीं ली. मैंने अभी एग्जाम्पल पिछले मैंने दिया था ना, अदर फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं, टीचिंग क्वालिटी कैसी है, पेपर का लेवल इजी आ गया, बच्चे का लक अच्छा था, एग्जाम में चीटिंग चल गई, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमने कवर ही नहीं किए मॉडल के अंदर. तो जो वेरिएबल हमने कवर नहीं किए उनके कारण जो चेंज आता है वो RSS है. इसको समेशन EI स्क्वायर बोलते हैं. समेशन EI स्क्वायर, ये क्या होता है, समेशन yi माइनस y कैप i का स्क्वायर. ठीक है, क्लियर बात. ठीक है जी, कोई मुश्किल बात तो नहीं, इजी. और इनका रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन TSS, ESS एंड RSS इज सच दैट TSS इज इक्वल टू ESS प्लस RSS, यानी समेशन yi माइनस y बार का स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन y बार माइनस y कैप i का स्क्वायर. और उल्टा लिख दिया मैंने, y कैप i माइनस y बार का स्क्वायर प्लस समेशन yi माइनस y कैप i का स्क्वायर. ठीक है, राइट. तो ये हो गया. नेक्स्ट, डिस्कस एनी 3 assumptions ऑफ CLRM मॉडल. कोई 3 assumptions क्या क्या हो सकते हैं जी. एक assumption है लीनियरिटी इन पैरामीटर्स. लीनियरिटी इन पैरामीटर्स. It is assumed that the regression model is linear in parameters. It is not necessary that model should be linear in variables as well. It can be non-linear in variables, but it must be linear in parameters. For example, yi is equal to beta 1 plus beta 2 xi plus ui. It is linear in parameters.
वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 एक्स आई स्क्वायर प्लस यू आई. इट इज लीनियर इन पैरामीटर्स. वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 log of एक्स आई प्लस यू आई. इट इज लीनियर इन पैरामीटर्स. और अगर ऐसा कर दिया जाए that yi is equal to e power beta 1 plus e power beta 2 xi plus ui, it is non-linear in parameters. So ये नहीं चाहिए हमको. These are linear in parameters. Whether they are linear in variables or not, it doesn't matter. The assumption is that the regression model should be linear in parameters. ठीक है. दूसरी है that the average value, expected value of the error term is 0. The expected value of the error term conditional upon any value of x is 0. ठीक है. अगर हम error term की average निकालेंगे 0 आएगी. Some errors will be positive, some errors will be negative. Positive and negative will cancel out each other and the average value will become 0. और एक assumption है there should not be heteroscedasticity, there should not be perfect multicollinearity, there should not be autocorrelation. कुछ भी एक तीन बोलियां तो कोई भी एक उसमें से यूज कर सकते हैं. The model should be free from heteroscedasticity. Model या error term is homoscedastic. ऐसे कह लीजिए error term is homoscedastic. यानी जो एरर होगी उसका वेरिएंस सेम है. द वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म इज कांस्टेंट. वेरिएंस ऑफ एरर टर्म इज कांस्टेंट. इट डज नॉट चेंज ड्यू टू चेंज इन द एरर. अगर हम कहीं और जगह पे मॉडल शिफ्ट करते हैं तो एरर का वेरिएंस चेंज नहीं होने वाला है, वो सेम रहेगा. वेरिएंस हमेशा कैसा रहेगा? सेम. मतलब मॉडल जो है वो सेम रहेगा, बदलेगा नहीं कभी भी. उसका स्प्रेड सेम रहेगा, इट वोंट चेंज. होमोस्केडास्टिक. हेट्रोस्केडास्टिक में क्या होता है? उसमें कहीं वेरिएंस बहुत कम होता है, कहीं वेरिएंस बहुत ज़्यादा होता है. तो हेट्रोस्केडास्टिक में कभी स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है, कभी स्प्रेड बहुत कम होता है. हम इसको नहीं मान रहे कि मॉडल में हेट्रोस्केडास्टिसिटी नहीं है. मॉडल इज़ फ्री फ्रॉम हेट्रोस्केडास्टिक. मॉडल इज़ होमोस्केडास्टिक. तीन बोली थी, तीन बता दी. और भी हैं. देयर शुड नॉट बी परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी. एरर टर्म शुड नॉट बी सफरिंग फ्रॉम सीरियल कोरिलेशन और ऑटो कोरिलेशन. ठीक है. तो खैर मैंने तो आपको 7-8 लिखवाई हैं, लेकिन अभी 3 पूछी हैं तो ज़्यादा डिस्कस करके फ़ायदा नहीं. तो ये हमारे सामने आ गई, तीनों पार्ट हो गए. तो यहाँ पे आके फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म. आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली आप लोग समझ गए. फिर भी कोई क्वेरी है, कोई बात ऐसी है जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो डाउट क्लास में आके डिस्कस कीजिएगा. राइट. ओके, थैंक यू.